नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम बात करने वाले हैं आंतरिक ऊर्जा या ध्वनि से किस प्रकार से इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हमारा शरीर और खास तौर पर मन कई तरह के विकारों से जूझता है। ऐसे में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मन को मजबूत रखने के लिए किस प्रकार से ध्वनि के जरिए हम खुद को हील कर सकते हैं, इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। और इस विषय पर हमें जो जानकारी देने वाले हैं, बेहद खास व्यक्ति, बेहद खास शख्स हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल स्पीकर और हीलर श्री अमित कुमार निरंजन जी इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित है। चलिए उनका स्वागत करते हैं। निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। तो जैसे कि आज का जो हमारा विषय है आंतरिक ऊर्जा, इसके बारे में सबसे पहले बताइए कि निरंजन जी, आंतरिक ऊर्जा होती क्या है और हर व्यक्ति के लिए ये महत्व किस प्रकार से रखती है? आंतरिक ऊर्जा को अगर हम भौतिकवादी विज्ञान का अगर हम सहारा लें तो हम इसको बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप एनर्जी के तौर पे देख सकते हैं। और आध्यात्म के तौर पर इसको फिर हम कहीं बुद्धिज़्म में इसको चेतना के तौर पे देखते हैं, सनातन में हम इसको आत्मा के तौर पे देखते हैं, और आप क्रिश्चियनिटी की बात करें तो फिर वहाँ पर इसको हम एक सोल के तौर पे बात करते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई चीज़ ऐसी है जो हमें चला रही होती है या हम जिसके सहारे हम चल रहे होते हैं, लेकिन कई कारणों से प्रकृति के नियम के विरुद्ध जीते जीते हम उसके ऊपर ऐसे आवरण तैयार कर देते हैं कि वे ऊर्जा जो है एक तरह से वो छुप जाती है। इसको एक साधारण तौर पे ऐसे समझें कि जैसे अगर एक टॉर्च जल रही है और हम उसके ऊपर कई ढेर सारे कपड़े चढ़ा दें तो उसकी निश्चित है कि रोशनी, उसका प्रकाश थम जाएगा, रुक जाएगा। अगर हम उस कपड़ों को हटा दें तो उसका जो मूल सोर्स है, जो मूल प्रकाश है, वो हम उसको देख पाएंगे। ऐसे ही जब हम अपनी उस ऊर्जा की ओर काम करते हैं, उसके ऊपर कई आवरण हटाते हैं, तो हमें अपनी उस ऊर्जा का एहसास होने लगता है। तो ना केवल हम खुद को भी उससे हील करते हैं, दूसरों को भी उससे हील कर पाते हैं। बिल्कुल। तो हम ध्वनि की बात कर रहे हैं। ध्वनि के जरिए किस तरह से हम खुद के जो भीतर के विकार होते हैं और मन के विकार, क्योंकि जिस तरह का समय है, तमाम तरह के हम मानसिक रोगों से जूझते हैं, शारीरिक तकलीफ से जूझते हैं, तो किस प्रकार से जो साउंड हीलिंग है, ध्वनि के जरिए हीलिंग, ये क्या है और किस तरह से ये काम करती है? पहले ये समझने की ज़रूरत है कि मन है क्या। मन को लेकर हालांकि अभी तक रिसर्च चल रही है, किसी पुख्ता नतीजे पर अभी कोई पहुंचा नहीं है, लेकिन जितनी भी रिसर्च हैं साइंटिफिक तौर पे, वो ये कि हमारा शरीर कई ढेर सारे सेल्स से बना हुआ है। हर सेल्स के पास एक अपनी मेमोरी होती है। हमारे इस मानव बनने की लाखों साल की एक परिक्रमिक विकास रहा है, एक प्रक्रिया रही है। उस प्रक्रिया में मानव ने ढेर सारी चुनौतियों का सामना किया है। अगर शुरुआत की बात करें तो मानव का सबसे बड़ा डर होता था किसी जानवर से खुद को खतरा महसूस करना, किसी आग से, किसी आपदा से। तो इस तरह से डर, चिंता, ये सब जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, ये मानव के अंदर चेतना के रूप में या आत्मा के रूप में या किसी रूप में इस रूप में संरक्षित होती चलेंगी कि एक भावनात्मक संग्रहित, जिसको हम टूल कहें, जैसे हम लोग अभी जो मेडिकल साइंस है वो कहते हैं कि हाँ ये डीएनए लेवल पे प्रॉब्लम है, इसके जेनेटिक लेवल पे इसकी बीमारी गई है। तो ये जेनेटिक लेवल पर भावनाएं हमारे कई सालों से साथ चल रही हैं। तो इस कारण से हमारी मन की अवस्था भी गड़बड़ा जाती है। और जब हमारे हर मेमोरी में हर सेल्स में जो है मेमोरी सेव हो रही है, तो उनके संग्रह के कारण उसमें जो सूचना संग्रहित हो रही है, उस कारण से हमारा मन तैयार होता है। और फिर मन के अंदर हमें कई ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो हम कहते हैं अरे हमने तो ये देखी नहीं है, लेकिन आपकी हर सेल वो मेमोरी सेव कर रही है। तो उसमें कई ऐसी और चीज़ें सेव हो जाती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रही होती हैं। उनसे हम जानबूझ के हम उनको सेव नहीं करते हैं, लेकिन वो सेव हो जाती हैं। और जब वो हम डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे उससे भावना पैदा होने लगती है, हार्मोन चेंज होने लगते हैं। हार्मोन चेंज होने लगेंगे तो आपके खून की गति प्रभावित होने लगी, श्वास की गति प्रभावित होने लगी, अंदर आपके ऑर्गन्स में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा, बीमारी होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर किसी की आंतरिक परेशानी है या शरीर की ऐसी कोई आंतरिक परेशानी है, तो आप उसके बीमारी पे तो चलो इलाज करिए ही करिए, लेकिन उसके थॉट प्रोसेस पर भी इलाज करिए, जहाँ से वो बीज बोया गया। जब वो थॉट प्रोसेस पर हम इलाज करते हैं तो उसके अंदर की और जो स्थूल बीमारियां हैं
उस पर इलाज करना, उसका उपचार करना ज़्यादा आसान हो जाता है। और साउंड पूरे ब्रह्मांड का एक अकेला ऐसा तत्व है जो ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्थाओं में ट्रेवल कर सकता है। हमारे शरीर में ठोस भी है, गैस भी है, द्रव्य भी है। तो ये तीनों चीज़ों में एक साथ ट्रेवल कर सकता है। ना केवल अगर हम यहाँ से इसको प्ले करेंगे तो आपके पीछे 10 लोग पीछे अगर खड़े हैं एक साथ, तो आखिरी 10वें व्यक्ति को भी उसकी ध्वनि और वाइब्रेशन महसूस होगी। तो ये ना केवल आपके हड्डी, आपके लार्वा, आपके खून, आपके डीएनए लेवल तक को ये इम्प्रूव करती है। बिल्कुल। और यानी कि जो हमारे सेल्स हैं उनमें जो मेमोरी आप बता रहे हैं, जो सकारात्मक या नकारात्मक खास तौर पर जो ऐसी मेमोरीज होती है, उनको कहीं ना कहीं खत्म करने का, उसमें आमतौर पे होता ये कि जैसे इसको हम बोलते हैं साइकोसोमोटो पेन बोलते हैं। यानी कि कभी कोई चोट लगी हमको और उस चोट के कारण उस समय हम बड़े दर्द से गुजरे, तो वो मेमोरी में जो है ना उतना दर्द सेव हो गया। अब जब दर्द तो वो रिकवरी कर गया, लेकिन वो दर्द सेव रह गया अपनी जगह, क्योंकि हमने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, आसक्ति बहुत ज़्यादा लगाई, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, समय बहुत ज़्यादा लगाया, तो वो सेव हो गया। ये साइकोसोमोटो पेन को एकदम से रिलीज़ करता है, क्योंकि सूक्ष्म चीज़ है तो सूक्ष्म चीज़ से ही रिलीज होगी ये। जैसे ही हम उस पर वर्क करते हैं, आपका जो पेन है, फर्ज करिए पेन का जो एक क्वांटिटी है वो 10 यूनिट है, उस प्रोसेस पे काम करते हैं तो आपका घट के केवल 1 या 2 यूनिट ही रह जाता है वो। तो ये साउंड का काम होता है उस लेवल पे काम करने के लिए। बिल्कुल। ये जो पद्धति है आपकी साउंड हीलिंग की, तो ये कितने वर्षों पुरानी है, कहाँ से इसका उत्पन्न हुआ और किस तरह से ये भारत में, किस तरह से साउंड हीलिंग आज के समय में भारत में कहाँ कहाँ पर की जाती है, इस पर थोड़ी जानकारी आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जो बाउल आप देख रहे हैं सामने, ये बाउल अभी भी छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल में खाने के तौर पे यूज़ होते हैं। पहले जो संत परंपरा थी, उस परंपरा में ये था कि वो भिक्षु के तौर पे बाहर जाते थे, दान मांगते थे और अपना पेट भरते थे। उनमें इन बाउल का इस्तेमाल होता था। उसके पहले भी नाद योग का एक पद्धति डेवलप हुई थी कि ध्वनि के माध्यम से हम योग विकसित हुआ था, जिसमें आपका शंख था, इसमें आपकी घंटियाँ थी, कई तरह की आपकी, इवन जो बारिश होती है उसकी जो आवाज़ होती है वो भी ध्वनि नाद योग का ही एक हिस्सा है। ये नाद योग ध्वनि के माध्यम से उपचार की प्रक्रिया तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन जब ये बाउल का यूज होना शुरू हुआ, वो भी यूज ऐसा शुरू हुआ क्योंकि ये भारत में, बंगाल में ही बनते हैं बाउल ये ज़्यादातर। ये हम लोग इसको तिब्बतन बाउल कई लोग बोलते हैं, इसको नेपाली बाउल कई लोग बोलते हैं, हिमालयन बाउल कई लोग बोलते हैं। इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया तिब्बती जो बौद्ध भिक्षु थे, वो बौद्ध गुरु थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया मेडिटेशन से। क्योंकि एक रिसर्च में ये आया है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति एकदम से उसके ब्रेन की स्टेज जो है ना थीटा लेवल तक जाती है। जब आप इसको प्ले करते हैं तो आप थीटा लेवल तक पहुंचने की कंडीशन में आप आ जाते हैं, तो आपका मेडिटेशन जो है बहुत जल्दी लग जाता है। कभी कभी आपको मेडिटेशन की गहराई में उतरने में आधा घंटा, पौन घंटा लगता है। इसके प्ले करने के बाद आप 5 या 10 मिनट में ही आप मेडिटेशन में चले जाते हैं। उनके यूज़ करने के कारण, तिब्बती गुरुओं के यूज़ करने के कारण इसको तिब्बतन बाउल कहा जाने लगा। अदरवाइज ये बनते भी भारत में हैं। ये नाद योग का एक मॉडर्न रूप समझ लीजिए। इसी चीज़ को जब यूएस और यूरोप में यूज़ किया जाता है तो ये क्रिस्टल बाउल बन जाते हैं, और वहाँ पर इनकी जगह फिर क्रिस्टल बाउल ले लेते हैं। उनको फिर बाकायदा प्ले किया जाता है, वहाँ चक्रास, बैलेंसिंग और कई तरह की चीज़ें चलती हैं। तो इसको ये एक दावा करना कि ये किस कंट्री में उपजा, ये अभी कहना थोड़ा कठिन है। लेकिन हाँ, इसका जो मूल सोर्स है वो नाद योग है। मूल सोर्स तो इसका नाद योग है। जापान, थाईलैंड, नेपाल, इन सब में ज़्यादा प्रचलन में है। लेकिन इसकी जो ब्रांडिंग सबसे ज़्यादा अगर हुई है तो वो यूएस और यूरोप की वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने इसको प्रोफेशनली यूज़ किया। इसको यूज़ करने के लिए वहाँ पर कोर्सेज होते हैं, लाइसेंस लेना पड़ता है, और बाकायदा इसके लिए 3 घंटे की कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस, यानी कि उसको उन्होंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बजाय कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस कहा गया, वो अनिवार्य किया हुआ है। अभी भारत में ऐसा ऑर्गेनाइज तौर पे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो जानेंगे निरंजन जी आपसे कि किन किन बीमारियों के उपचार में ये कारगर होता है, ये ध्वनि थेरेपी जो है या ध्वनि की जो हीलिंग प्रोसेस है, तो किन किन बीमारियों के लिए ये
उनको पेशेंट्स को ठीक कर सकती है, या मन की शांति की तो हम बात कर ही रहे हैं, आपने बताया कि मेडिटेशन के बाद अगर इसके साथ किया जाए तो वो और अच्छे इफेक्ट्स देता है, लेकिन अगर रोगों की बात की जाए तो उनमें कितना कारगर है ये उपचार? इसको किसी एक रोग या किसी खास किस्म के रोग से बांधना ठीक नहीं है। जितना हमने समझा है, जितना इस पर रिसर्च किया है, जितने केसेस डील किए हैं, आप जो भी करते हैं सब आपके मन में उपजे हुए विचारों के कारण ही करते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है हर चीज़ का वो आपके विचार हैं। तो आपको उसके रूट तक पहुंचना पड़ता है पहले। आप जब उसके रूट पे जाके आप इलाज कर रहे होते तो आप हर वो चीज़ ठीक कर पाते हैं जो आपको पेनफुल लगती है। आप अपने परिवार के रिश्ते से ठीक कर सकते हैं। मैंने एक केस डील किया था जिसमें एक बच्चा था, वो हकलाता था, 8 साल की उसकी उम्र थी। तो उसके हकलाने की प्रॉब्लम को मैंने उस पर उपचार नहीं किया इसका, मैंने उनकी फैमिली मेम्बर्स पर उपचार किया। मैंने उनके पेरेंट्स से कहा कि आप लोग आकर के हीलिंग लीजिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है अपने पिता का कोई बहुत पुरानी घटना बैठी हुई थी जिससे वो डर गया था। उस कारण से उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, फिर उसकी हैबिट बन गई, फिर उसकी मेमोरी बन गई। जब उनके माँ बाप पर उपचार शुरू किया, 15 दिन उनको अपने फॉलोअप में रखा, उनका तो लेवल बढ़ा ही बढ़ा, बच्चे की ऑटोमेटिकली हकलाना बंद हो गया। सिंपल सी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़, कि आप मन के स्तर पे शांत हो जाएंगे, आपकी और चीज़ों की रिकवरी ऑटोमेटिकली होने लगेगी, क्योंकि बॉडी अपने आप हील करती है। इसको हम कहीं बाहर से हील नहीं करते हैं। और जो हील करने का मेन सोर्स क्या है, मेन कारण क्या है? मन का शांत होना। सिंपल सा फंडा है ये। मन को शांत करिए, विचारों को न्यूट्रलाइज करिए, सब चीज़ों की हीलिंग आपकी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो प्रोसेस किस तरह से होता है? मान लीजिए एक पेशेंट आपके पास आया है और किसी न किसी समस्या से वो ग्रसित है या किसी विकार से वो ग्रसित है, तो कितना समय अमूमन एक लगता है और कितना इसका जो क्रिया होती है या कितनी सिटिंग्स चाहिए होती हैं अलग अलग पेशेंट्स को? इसको पेशेंट शब्द हम यूज़ नहीं करते हैं, हम जिज्ञासु शब्द यूज़ करते हैं जी। क्योंकि हमारे भारत में मानसिक बीमारी पर बात करना, मानसिक विकारों पर बात करना यही दृष्टि से देखा जाता है। तो जो व्यक्ति आ रहा है तो हम उसको जिज्ञासु ही कहेंगे, क्योंकि वो खुद दुरुस्त होने आ रहा है। इस चीज़ का इस्तेमाल बीमारी के लिए छोड़िए, आप आध्यात्मिक तरक्की के लिए भी कर सकते हैं, अपना स्तर बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। आपकी जो स्थिति है, अगर आप -10 की स्थिति में हैं तो आप 0 पर आ जाएंगे, आप 0 पर हैं तो +10 पर आप आ जाएंगे। इसलिए पेशेंट कहना एक तरह से ठीक नहीं है। हाँ, हमें उसके स्तर को बढ़ाना है, ये ज़रूर है। तो अगर एक नॉर्मल पेशेंट है, एक ऐसा बंदा आया जिसने कहा थोड़ा सा हल्का सा तनाव है मुझे और मैं ऑफिस में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन उसको किसी भी तरह की कोई साइकोलॉजिकल और हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली में ज़्यादा खटपट अगर नहीं है, तो उसके लिए 1 सेशंस काफ़ी हैं। लेकिन अगर किसी की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसमें कई अलग अलग तरह के इफेक्ट देखे जाते हैं, डिप्रेशन के, एंजाइटी के, इस तरह की अगर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर 2 से 3 सिटिंग आपकी लगती हैं। और अगर वो प्रॉब्लम वैचारिक के बाद मानसिक में बदल जाती है और मानसिक के बाद फिर वो फिजिकल बदल जाती है, फिर ऐसे में 4 से 5 सिटिंग के साथ फॉलोअप की ज़रूरत बहुत होती है। एक केस आया था मेरे पास, 55 साल की महिला थी, उसका 30 साल पुराना एक कोई दर्द उभर के आया। उसको डकार की प्रॉब्लम, उसको डकार आती थी, नसों में खिंचाव होता था, पूरा सर से लेकर पैर तक जो है भयंकर दर्द होता था, हर 10 सेकंड उसको डकार आती थी। काउंसलिंग करते करते पता चला कि उसकी कोई 30 साल की कोई प्रॉब्लम थी जो उसने उस समय से लेकर अब तक वो अपने मन में बिठाई हुई थी। जब इस लेवल तक पहुंचे, काउंसलिंग लेवल तक, तो हमारी उसके लिए फिर 2 सिटिंग ही काफ़ी रही। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमको 2 महीने लग गए। कहने का मतलब कि जड़ तक पहुँचने में हमको 2 महीने लगे। तो 2 सिटिंग भी काफ़ी रही और उसके 30 साल पुरानी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। तो बात यह है कि साउंड हीलिंग अकेला काम नहीं करता है। मेरे इस पर एक भारत सरकार के साइंटिस्ट थे, उनसे मेरी बात हो रही थी। हमने कहा इसमें हम भारत में या पूरे वर्ल्ड में बड़ी विडंबना है कि मानसिक स्वास्थ्य पे वो बात कर रहे हैं जिनका खुद का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है इंटेंशन। आप खुद भी कितने शांत हैं। हम जब अंदर से खुद शांत रहेंगे तो सामने वाले से हम नॉर्मल बात भी करेंगे तो स्वतः ही होना शुरू हो जाएगा। हम अंदर से अशांत रहेंगे, सामने वाले खूब अच्छी बातें करेंगे लेकिन अशांत रहेगा वो, क्योंकि इनर एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। तो आपकी इनर एनर्जी प्योर होनी चाहिए, आप उस प्रक्रिया में होने चाहिए। फिर उसके बाद आप इसको प्ले करिए। हीलिंग तो आपको देख के हो सकती है, छू के हो सकती है, पढ़ के हो सकती है, महसूस करके भी हो सकती है। पहली चीज़ आ जाती है इंटेंशन, फिर ये सेकेंडरी चीज़ होती है। तो 1 सिटिंग से लेकर के 4 सिटिंग तक और प्लस फॉलोअप,
ये बहुत मायने रखता है। और अगर कोई उसकी जड़ तक पहुंचना चाहता है तो पहले तो वो खुद गहराई में जाए, तब वो दूसरे की गहराई में जा पाएगा कि उसकी जड़ है कहाँ पर समस्या की। बिल्कुल। तो सवाल आपसे लगातार पूछती रहूंगी, लेकिन जो ये बॉल्स आपके सामने रखे हैं इनके बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि किस तरह से हीलिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से साउंड या ध्वनि या रेजोनेंस इन बॉल्स में से निकलती है, ताकि हमारे दर्शक भी समझ सकें कि वाकई किस तरह से ये चीज़ की जाती है। ये जो आपके सामने 4 बाउल रखे हैं, इनको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। कुछ लोग सिद्ध बाउल बोलते हैं, कुछ लोग इनको चक्रास बैलेंस बाउल भी बोलते हैं, लेकिन हम नाम की बजाय इसको ऐसे समझें कि साइंटिफिक तौर पे कि जैसे ये बाउल है, इसका साइज़ बड़ा है आपका और इसकी मोटाई भी काफ़ी है, तो इसके साइज़ और इसकी थिकनेस के हिसाब से इसके साउंड्स और वाइब्रेशन बदल जाते हैं। हम एक ही साउंड बार बार प्ले इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी एडजस्ट बहुत जल्दी हो जाती है। एक ही साउंड अगर उसने सुन ली तो एडजस्ट तुरंत हो जाएगी, फिर उसके ऊपर दूसरे साउंड का असर ही नहीं होगा। और फिर एक खास तरह की साउंड, जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये बेल आमतौर पे घरों में होती है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये अगर घरों से आपको नेगेटिविटी हटानी है तो बहुत तेज़ी से ये नेगेटिविटी को कैंसिल करती है। लेकिन आप अगर ये कहें कि इसके विकल्प के तौर पे इसको यूज़ कर पाएंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिविटी को एक सीधे रास्ते में तो कैंसिल कर सकती है, लेकिन दायरा अपना नहीं बढ़ा सकती है। दायरा बढ़ाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो बड़े बाउल से हम प्ले करते हैं उसको एक तरह से हम लोग ब्लैक साउंड बोलते हैं, क्योंकि इनसे आवाज़ बहुत ज़्यादा निकलती है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा निकलते हैं। इस तरह से आवाज़ जितना कम होगी वाइब्रेशन उतना ज़्यादा होगा, आवाज़ जितनी ज़्यादा होगी वाइब्रेशन उतना कम होगा। मेन इसमें है वाइब्रेशन साउंड से ज़्यादा। अब ये सबसे छोटा बाउल है, ये सबसे छोटा बाउल है ये, और इसकी थिकनेस भी इसकी कम है, तो इससे साउंड कम एरिया में निकलेगी लेकिन बहुत डीप जाएगी। तो हमें ज़रूरत ये होती है कि डीप भी ले जाना है और पूरी बॉडी को कवर भी करना है। तो तब ये आपके ये जो साउंड एक साथ जब हम प्ले करते हैं अलग अलग रिदम पर, एक साउंड हमें डीप लेकर जा रहा है, यानी कि रास्ता क्लियर करता जा रहा है, एक साउंड सब चीज़ें कवर करता जा रहा है चारों तरफ से, वो दिखाता जा रहा है कि हाँ हम चारों तरफ से कवर करते जा रहे हैं। फिर अंदर और अगर कुछ चीज़ें छूट जाए तो बीच के ये हार्ट बॉल और यूनिवर्सल बॉल हैं वो आप कवर कर लेते हैं। तो मेन इसमें जो इसमें एक सेट और आता है जिसको हम मेडिटेशन बाउल बोलते हैं, लेकिन सबके जो नियम हैं, सबके जो प्रिंसिपल हैं वो एक जैसे ही हैं कि उसकी लेंथ, उसकी जो उसकी आकृति है, उसका जो थिकनेस है, उसके हिसाब से उसके साउंड और वाइब्रेशन बदल जाते हैं और सबको एक साथ प्ले करना पड़ता है। अगर आप बराबर यही साउंड प्ले करेंगे हार्ट बीट बढ़ने लगेगी। अगर आप सिर्फ यही साउंड प्ले करेंगे तो हार्ट बीट तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो डीप में जाएगा, लेकिन शरीर के और दूसरे हिस्सों में फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो इसलिए आपको चारों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसको जब यूज करते हैं एक खास रिदम पर, ये प्रैक्टिस करने पर ही आता है। कई लोग इस पे बताते हैं जो अनुभूतियाँ कि वो खुद को उड़ता हुआ महसूस करते हैं कि हम ज़मीन से उठ गए हैं। कुछ लोगों को शरीर में अलग हिस्से में कहीं पेन आ जाता है, लेकिन वो पेन वैसा होता है कि जब हम बहुत डीप जाते हैं, कहीं अंदर दर्द की मेमोरी छुपी है, लेकिन भागम भाग के कारण हम उसको नहीं पहचान पाए, वो एकदम से उभर के आ जाता है। वो ये दिखाता है कि आपके अंदर दर्द था, अब आप उसका इलाज करा लीजिए, वो दर्द उभर के आ गया, जिस कारण से आप टेंशन में थे, हमें पता नहीं टेंशन किस कारण से था, लेकिन वो उस पेन के कारण था। इस तरह से आपकी अपनी हीलिंग शुरू होती है। अब ये डिपेंड करता है जो हीलर है उसके इंटेंशन पर डिपेंड करता है, वो किस इंटेंशन से बढ़ा रहा है, चला रहा है। सबसे पहली शर्त इंटेंशन। क्या जब ध्वनि से आप लोग अपना उपचार शुरू करते हैं तो क्या कई बार कोई साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है? जैसे आपने अभी बताया कि कोई दर्द शुरू हो गया, तो कई बार ऐसा भी होता है लोगों में कि कोई चीज़ बढ़ जाए या नहीं कंट्रोल की जा सकती है, तो साइड इफेक्ट भी क्या ध्वनि इस हीलिंग प्रोसेस के देखने को मिलते हैं? चूँकि ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें बॉडी को छुआ तो जाता नहीं है, ना ही कुछ भी इंजेक्ट किया जाता है, तो जानलेवा साइड इफेक्ट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है इसमें।
ये साइड इफेक्ट नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि कोई चीज़ आपके अंदर थी जो आप खुद नहीं देख पा रहे थे, वो भर के आ गई, आपने उसको स्कैन कर दिया। तो हाँ, ये बताने के पहले हमें ज़रूर सामने वाले को अवेयर करना पड़ता है कि इस तरह की अनुभूतियाँ होती हैं, आपको घबराना नहीं है। एक सज्जन आए थे, उनकी जब थेरेपी कर रहे थे, तो जब आए थे तो उन्होंने बताया कि यार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ, लेकिन साथ में उन्होंने बताया कि लेफ़्ट हैंड में ये छोटी उंगली में उनके पेन शुरू हुआ और बिल्कुल सुन्न हो गई थी वो। तो फिर बातचीत में फिर उन्होंने बताया कि दरअसल क्या था कि 4 साल पहले उनका ऑपरेशन हुआ था लेफ़्ट साइड का, और वो ऑपरेशन पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया था। अब स्ट्रेस में तो थे, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था किस कारण से स्ट्रेस में थे। फिर उसके बाद उन्होंने इसका इलाज कराया, अब वो दर्द भी चला गया हमेशा के लिए, उनका स्ट्रेस भी कम हो गया। तो इसको साइड इफेक्ट के तौर पे देखने की बजाय इसको ये देखना चाहिए कि आप उसको अवेयर करें, और अवेयर करने के बाद फिर आप इसको प्ले करें। हाँ, ये जरूर है कि जैसे पेस मेकर जो लगाते हैं या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उन पे डायरेक्ट जो है ना करें, या जिनके घाव खुले हुए हैं, जिनका फीवर बहुत तेज आ रहा है, तो उस समय नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और वो हीलर को अपने हीलर को बता दें कि अगर वो इस तरह हाँ हाँ बिल्कुल, ये हीलर की जिम्मेदारी बनती है कि उससे पहले पूछे, ये हीलर की जिम्मेदारी बनती है। निरंजन जी, इस पद्धति को सीखा कैसे जाता है? आपने कहाँ से सीखा, आपने कब सीखा, और आगे अगर किसी को सीखना हो तो साउंड हीलिंग कैसे सीखी जाती है? देखिए, 2 साल पहले तो मैं खुद डिप्रेशन में था और अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, डिप्रेशन में चला गया। नौकरी उस समय भी थी, इलाज ढूंढ रहे थे, 2 साइकोलॉजिस्ट से मेरा इलाज चल रहा था, और मैं तलाश रहा था कि क्या ऐसा करूं मैं जिससे जल्दी जल्दी उभर पाऊं, क्योंकि वो बड़े नरक का दौर था अपने आप में। तो कि साउंड हीलिंग के बारे में है, तो जाकर देखा, तो जहां मेरे 2 डॉक्टर्स मेरे इलाज कर रहे थे, हालांकि उन्होंने बहुत मदद की उसमें, उनका अपना एक अलग योगदान है, लेकिन इससे हम एक दिन में एक झटके से बाहर आ गए। जब यह सेशन लिया था उसके ठीक पहले डॉक्टर हमसे बोलते थे, यार रोज़ जो है ना कम से कम 10-15 मिनट चलो पैदल। हमसे 10-15 मिनट पैदल नहीं चला जाता था। अगले दिन जब इसका सेशन लिया, उसके ठीक अगले दिन हम 4 बजे सुबह उठे, और उस दिन हमने 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी हमने, और 21 दिन के अंदर हमने हाफ मैराथन दौड़ी थी 105 केजी के वेट के साथ। तो जब इसका असर देखा, फिर थोड़ा सा रुझान हमारा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया कि क्यों हम ऐसे नरक में फंस गए थे। करते 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 थोड़ा बुद्धिज़्म से जुड़े, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गुरु मिले, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी समझी, और फिर उसके बाद ये आया कि अब ऐसा क्या काम हम करें, क्योंकि मानसिक तौर की समस्या सभी के साथ है। कारण पता चल गया, समाधान क्या है, कई चीज़ें और समझी उसमें, और आंतरिक ऊर्जा से उपचार के कई और माध्यम भी थे, उनको भी देखा, समझा, सीखा, लेकिन वो साइंटिफिक तौर पे प्रूव नहीं थे। ये लेकिन काफ़ी हद तक साइंटिफिक तौर पे प्रूव थे। इसको हमने फिर धर्मशाला में एक तिब्बती भिक्षु से सीखा। उसने हमको बताया कि आमतौर पे माना जाता है कि ये इसका किसी धर्म से लेना देना है, तो उन्होंने बताया नहीं, इसका किसी भी बुद्धिज़्म या और किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ना इसका ऐसा कहीं है कि ये तिब्बत में कहीं बनते हैं, ऐसा भी कहीं नहीं है। तो वहाँ से हमको जो मिथ थे इसके वो क्लियर हुए। धर्मशाला में सीखने के बाद इसकी खुद प्रैक्टिस शुरू की, और अब तक तकरीबन हम करीब 250 केसेस हम डील कर चुके हैं, और 250 केस में 90% केस ऐसे हैं जो रिलैप्स नहीं हुए हैं। रिलैप्स नहीं होने का मतलब कि वो अपनी अवस्था में वापस नहीं गए, अपने ऑर्बिट को उन्होंने चेंज कर दिया, अब वो अपनी आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। क्योंकि मन की इस तरह के उपचार के साथ एक बड़ी समस्या होती है, आप थेरेपी दे देते हैं, हीलिंग दे देते हैं, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद जाकर के फिर वो उसी पुरानी ज़िंदगी वापस लौट आता है और वो फिर फंस जाता है। लेकिन हम जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं उस पर यह है कि फॉलोअप साथ में रखते हैं ताकि वो वापस लौट कर ना जाए। सीखने के बाद फिर अब हम तैयारी कर रहे हैं कि इसमें हम कुछ नए लोगों को इसमें जोड़ें। ये एक चीज़ ज़रूर कहेंगे आपके माध्यम से कि इस पर बहुत हमने रिसर्च की कि क्या भारत में इस तरह की प्रैक्टिस के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो पता चला कि ऐसी कोई लाइसेंस की ज़रूरत है नहीं, लेकिन भारत में बहुत जगह चल रहा है ये, तो शायद भारत सरकार इस पर विचार करे। फिर इस पर पता किया कि क्या इन सब चीज़ों पर किस तरह के टैक्सेस लगते हैं, क्या इनकी सर्विसेज होती हैं, इसका भी कोई पैरामीटर नहीं। कोई एनजीओ पे चला रहा है, कोई प्राइवेट लिमिटेड पे चला रहा है, इस पर कुछ नहीं। यानी कि कुल मिला के बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और लेकिन बड़ा इफेक्टिव सेक्टर है। कई कैंसर हॉस्पिटल्स, दिल्ली के, बेंगलुरु के कई बड़े हॉस्पिटल्स अपने यहाँ ये साउंड हीलर रख रहे हैं
ताकि उनके यहाँ जो ट्रीटमेंट लेने वाले लोग आ रहे हैं वो जल्दी रिकवर कर सकें। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लेकिन इफेक्टिव सेक्टर जो है ये अभी भारत में चल रहा है, और जो सीख चुके होते हैं वही अब लोगों को सिखा रहे होते हैं। तो इसका अभी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट भारत में नहीं है, लेकिन हाँ जर्मनी में है, यूके में है, यूरोप में है, वहाँ प्रोफेशनली इस चीज़ वहाँ प्रोफेशनली यूज होता है, प्रोफेशनली यूज होता है वहाँ पर। हाँ, तो भविष्य किस तरह से देख रहे हैं आप साउंड हीलिंग का? जिस तरह से आपने बताया कि भारत में भी ये चीज़ शुरू हो गई है, हालांकि कम लोगों को पता है, लेकिन अब जिन लोगों को पता है, जिन्होंने उपचार इस पद्धति से लिया है, तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव साबित हो रही है। तो आने वाले समय में किस तरह का भविष्य आप साउंड हीलिंग का देख रहे हैं? साउंड हीलिंग का भविष्य एक हिस्सा है, हम समझते हैं जो अल्टरनेटिव थेरेपी है उसका भविष्य तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि देखिए ये एक समाज का अपना एक क्रमिक विकास होता है, इसमें कोई बुराई भलाई वाली बात नहीं है, एक अपना क्रमिक विकास होता है। एक आयुर्वेद का एक अपना समय था, फिर एक अपना मॉडर्न साइंस आया, एक मॉडर्न थेरेपी आई, एलोपैथी आया, होम्योपैथी आया, सबके अपने अपने तरीक़ों से लोगों की मदद करने की कोशिश की उन्होंने। अल्टरनेटिव थेरेपी चूँकि इसमें इनर एनर्जी इंक्लूड है, आप अगर इसमें अपनी इनर एनर्जी इंक्लूड नहीं करेंगे, आप कोई भी इसको बजा सकता है, लेकिन अगर हीलर की अपनी इनर एनर्जी इंक्लूड नहीं है तो बस रिलैक्सिंग तो होगा लेकिन फ़ायदा नहीं करेगा। तो इसका भविष्य, साउंड हीलिंग का भी भविष्य है, अल्टरनेटिव थेरेपी उसका भी भविष्य है, क्योंकि ये सस्टेनेबल आपको रिजल्ट दे रही हैं, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आप किसी भी तरह की दवाई खाइए, आप एक बीमारी ठीक करते हैं उसके साथ दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है। ये एक बीमारी तो ख़त्म करती है लेकिन दूसरी बीमारी खड़ी नहीं करती है। इसलिए इसका भविष्य तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि अब चारों तरफ कोरोना के कारण जो बीमारी छुपी हुई थी वो उभर के आ गई। ऐसा नहीं कि कोरोना ने मानसिक तौर पर बीमार किया, ऐसा नहीं है, वो चीज़ पहले से थी, कोरोना ने उभार के रख दी वो चीज़। तो इसका भविष्य तो खैर अच्छा है। बिल्कुल। और चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? आंतरिक ऊर्जा की एक बहुत महत्वपूर्ण ये ब्रांच है साउंड हीलिंग, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को जो खास तौर पर मानसिक जो रोग हैं उनसे जूझ रहे हैं या शारीरिक रोगों से जूझ रहे हैं, तो किस तरह से साउंड हीलिंग को लेकर आप उनको बताएंगे कुछ? साउंड हीलिंग से पहले हम ये कहेंगे कि दर्शकों को ये समझना चाहिए, आपके दर्शकों को, कि हर चीज़ हो आपके मन से रही है। आप जब परेशान होते हैं तो सबसे पहले मेडिटेशन आपका छूटता है, आप भले ही करते हो लेकिन सबसे पहले मेडिटेशन छूटता है। आप मन को दुरुस्त करने पर ध्यान दीजिए और चीज़ें अपने आप दुरुस्त होनी शुरू हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, मन को दुरुस्त करने पर ध्यान देना छोड़ देते हैं और चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती है, आदमी और उस दलदल में फंसता चला जाता है। सीधा सिंपल सी चीज़, मन पे ध्यान दीजिए, आपके रिश्ते ठीक होने लगेंगे, आपके ऑफिस के रिश्ते ठीक होने लगे, घर के रिश्ते ठीक होने लगेंगे, आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी, स्वास्थ्य की समस्या दूर हो जाएगी। सब चीज़ें आपकी विचारों से जब जुड़ी हुई हैं तो उस पर ही काम क्यों ना किया जाए। तो पहली शर्त है आप अपने थॉट लेवल पर काम करिए, मन पर काम करिए। उसके बाद फिर इस तरह की चिकित्सा पद्धति को आजमाएं, फिर आप तेज़ी से आप रिकवर कर पाएंगे। तो पहले मन पे काम करिए और फिर इस ओर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, फिर हो सकता है हम तो कहेंगे कि इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। तो शुक्रिया निरंजन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी हमें, और जो ये साउंड थेरेपी है इसके बारे में आपने हमें और हमारे दर्शकों को जागरूक किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा भाग बेहद पसंद आया होगा। अगली बार एक और हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।